चलिए इसके साथ ही हम अपना लेक्चर प्रारंभ करते हैं। लक्ष्मण जी, आप पीपीटी शेयर कीजिए। जब तक लक्ष्मण जी पीपीटी शेयर करेंगे तब तक हम आज पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए, जो पिछला लेक्चर हुआ था उसका जो सिलेबस था कि हमें इस सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर के सिलेबस में जो हमें पढ़ना है, पहली चीज तो पढ़ना है राज्य की परिभाषा। दूसरी, ये लक्ष्मण जी पीपीटी फर्स्ट में है। पहली चीज राज्य को हमने समझा था कि राज्य किसे कहते हैं। दूसरा हमने टॉपिक लिया था राष्ट्र किसे कहते हैं, राष्ट्र को हमने समझा था। तीसरा हमने टॉपिक लिया था कि राज्य के प्रकार, राज्य कितने प्रकार का होता है उसको हमने समझा था। उसमें थे दो प्रकार का राज्य था, एक था सत्तावादी राज्य और दूसरा है लोकतंत्र राज्य। फिर हमने लोकतंत्र के प्रकार को समझा था। लोकतंत्र के प्रकार जो हमने दो प्रकार से देखे हैं, एक शक्ति विभाजन के आधार पर लोकतंत्र का प्रकार, जिसमें संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था होता है। दूसरा है संस्थाओं के आधार पर लोकतंत्र का प्रकार। संस्थाओं के आधार पर लोकतंत्र का प्रकार दो प्रकार का होता है। पहला हमने बताया था अध्यक्षात्मक शासन और दूसरा संसदीय शासन। लक्ष्मण जी पीपीटी को थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। पीपीटी हम शुरू करेंगे जहाँ से हम छोड़े थे इसको। सबसे पहले हम राज्य को हमने देखा था कि राज्य किसे कहते हैं। तो राज्य में यहाँ राज्य से तात्पर्य देश से है, ना कि किसी प्रांत से। लक्ष्मण जी पीपीटी को हटा दीजिए। राज्य से तात्पर्य देश से है, ना कि किसी प्रांत से। और यहाँ जब भी हम राज्य शब्द का प्रयोग करेंगे तो आप ये मान के चलिएगा कि यहाँ पर देश शब्द से आता है, देश शब्द की बात है। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है कि नहीं? एक व्यक्ति का मैसेज आया है, वॉइस क्लियर नहीं है। थोड़ी सी ब्लर वॉइस है सर, और किसी का माइक भी ऑन है तो प्लीज वो भी म्यूट कर ले। स्टूडेंट्स में से अभी दिनेश गायकवाड़ का माइक ऑन है, तो दिनेश गायकवाड़ आप माइक म्यूट कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं लक्ष्मण जी, उनका माइक म्यूट कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा आज थोड़ा सा सर रिमोट में है, इसलिए अभी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। अपना लेक्चर जो है 1 घंटे के आसपास है, तो थोड़ा ब्लर हो रहा था, बाकी सब ठीक है। जी सर। देखिए, राज्य जहाँ भी मैं यहाँ राज्य शब्द का प्रयोग करूँगा तो आप इसका अर्थ देश से लगाइएगा। यहाँ पर कोई प्रांत से नहीं है, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये प्रांत से नहीं है, ये टोटल देश से अर्थ है। अर्थात राज्य जब भी प्रयोग होगा तो आप भारत देश को समझें। अब हम समझते हैं कि राज्य किसे कहते हैं, राज्य क्या होता है, अर्थात देश किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी राज्य या देश में 4 चीजों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। पहला है एक निश्चित भूभाग का होना आवश्यक होता है, वहाँ पर एक जनसंख्या पाई जाती है, भूभाग पर एक जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा तत्व जनसंख्या का होना आवश्यक है, और तीसरा जो तत्व है वहाँ पर एक सरकार का होना आवश्यक है। सरकार से अर्थ है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। और चौथा तत्व है एक संप्रभुता का होना आवश्यक है। संप्रभुता का अर्थ होता है निर्णय लेने की शक्ति। जो निर्णय लेने की शक्ति है वह आंतरिक मामलों और बाहरी मामलों में पूरी तरीके से वह देश स्वतंत्र होता है निर्णय लेने में,
तो उसे संप्रभुता कहते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य किसे कहते हैं या देश की परिभाषा क्या है, तो आप बताएंगे कि किसी राज्य या देश में 4 तत्वों का होना आवश्यक है। पहला है निश्चित विभाग, दूसरा है उस विभाग में रहने वाली सभी संस्था, तीसरा है वहां पाई जाने वाली सरकार, और चौथा है संप्रभुता। जब ये 4 तत्व एक साथ पाए जाएंगे तो हम उसे राज्य या देश कहेंगे। ये उम्मीद है कि आप इसको समझ गए। अब दूसरी शब्दावली पे हम चलते हैं। दूसरी शब्दावली में हमने राष्ट्र को पढ़ा था, राष्ट्र को समझा था। राष्ट्र जो शब्द है वो एक भावनात्मक अवधारणा है। भावनात्मक अवधारणा अर्थात भावनात्मक जुड़ाव होता है। इस राष्ट्र में भी 4 तत्वों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। 4 तत्वों का होना वॉइस 4 तत्वों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। पहला है धर्म, वहां पर पाए जाने वाला धर्म, जैसे कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कई अन्य धर्म भी पाए जाते हैं। दूसरा, वहां पर जातियां पाई जाती हैं, उन धर्मों में विशेष जातियां पाई जाती हैं, तो जातियों का पाना आवश्यक है। और तीसरा है एक जैसा इतिहास, उस देश का एक जैसा इतिहास रहा हो। और चौथा है सांस्कृतिक पहचान, अर्थात यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्र किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि राष्ट्र में भी 4 तत्वों का होना आवश्यक है। एक तो धर्म का आवश्यक है, जातियों का होना आवश्यक है, एक जैसा इतिहास का होना आवश्यक है, और चौथा है सांस्कृतिक पहचान होनी चाहिए। इसे हम राष्ट्र कहते हैं। और आपसे पूछा जाए कि राष्ट्र क्या है, तो आप बताएंगे राष्ट्र एक भावनात्मक अवधारणा है या भावनात्मक जुड़ाव है। अब इस भावनात्मक जुड़ाव को और मजबूत करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि यदि हमारा राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत बज रहा हो, तो हम जब भी जनगण मन गाया जाता है तो हम उसे सम्मान देने के लिए उठकर खड़े हो जाते हैं। जब भी राष्ट्रध्वज फहराया जाता है तो हम उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है भावनात्मक रूप से हमें जोड़ने के लिए। इसे हम राष्ट्र कहते हैं। आप 2 चीज़ों को समझे हैं, एक तो राज्य को समझे हैं और दूसरा राष्ट्र को समझे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ गए। अब हम पढ़ते हैं कि राज्य के प्रकार, कि राज्य कितने प्रकार का होता है। तो राज्य 2 प्रकार का होता है। पहला है सत्तावादी राज्य और दूसरा है लोकतांत्रिक राज्य। मैं फिर से बता रहा हूँ कि यदि आपसे पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ स्टेट या टाइप्स ऑफ कंट्री, राज्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे कि राज्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला सत्तावादी राज्य और दूसरा लोकतांत्रिक राज्य। अब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था सत्तावादी राज्य किसे कहते हैं। तो सत्तावादी जो राज्य है, सत्तावादी राज्य के सब टाइप में सत्तावादी राज्य के जो प्रकार है उसको हम संक्षिप्त में जान लेते हैं। पहला सत्तावादी राज्य को राजतंत्र बोलते हैं। राजतंत्र राजा, जिसमें राजतंत्र में प्रमुख राजा होता है और यह प्रक्रिया वंश राज पर आधारित होती है, अर्थात राजा का लड़का ही राजा बनेगा, इसे राजतंत्र बोलते हैं। यही प्रक्रिया वंशवाद कहलाती है। दूसरा है तानाशाही शासन। सत्तावादी राज्य का दूसरा जो प्रकार है वो है तानाशाही शासन, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट। तानाशाही शासन में कोई तानाशाह होता है और यह तानाशाही भय पर आधारित होती है। जैसे इराक में सद्दाम हुसैन का शासन था, इतिहास में जर्मनी में का शासन था। ये तानाशाही पर आधारित भय आधारित शासन थे। तीसरा होता है एक दल का शासन। एक दल का शासन जो होता है, वहां जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं होते,
जनता को एक ही दल में से अपने प्रतिनिधि चुनने होते हैं, चाहे उनका इतिहास कुछ भी रहा हो। एग्जाम्पल हम देख लें, चाइना में एक दल का शासन है, कम्युनिस्ट पार्टी। वहीं रूस में भी, भूतपूर्व रूस में पहले एक दल का ही शासन हुआ करता था। चौथा जो उदाहरण है सैन्य शासन, मिलिट्री शासन है। मतलब जहाँ पर मिलिट्री द्वारा शासन किया जाए, वो भी एक सत्तावादी राज्य का उदाहरण है। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि कई बार मिलिट्री शासन किया गया है, अर्थात मिलिट्री शासन लगा है। अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ, वो ये समझा रहा हूँ कि राज्य कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर है राज्य दो प्रकार के होते हैं। पहला है सत्तावादी राज्य और दूसरा है लोकतांत्रिक राज्य। सत्तावादी राज्य को मैंने आपको बताया कि सत्तावादी राज्य के उप प्रकार कितने हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि राजतंत्र, राजा होता है, राजतंत्र में राजा प्रमुख होता है और यह बल पर आधारित होता है। दूसरा मैंने बताया तानाशाही, तानाशाही शासन जो भय पर आधारित होता है। तीसरा मैंने जो आपको बताया एक दल का शासन, एग्जाम्पल मैंने आपको चाइना का दिया। चौथा मैंने आपको बताया सैन्य शासन, मिलिट्री शासन, ये भी भय आधारित शासन होता है। अब हम राज्य के दूसरे प्रकार, लोकतंत्र पर चलते हैं कि लोकतंत्र कितने, लोकतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र में कैसे शासन किया जाता है, हम उस पर आते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा डॉक्टर अब्राहम लिंकन द्वारा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा दी गई है। उस परिभाषा को हम यहाँ फिर से रिपीट करते हैं, पढ़ते हैं। वो परिभाषा में डॉक्टर अब्राहम लिंकन, माननीय अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा को हम 3 टुकड़ों में पढ़ेंगे या स्टडी करेंगे। पहले मैं पूरी परिभाषा कर देता हूँ, तो उसके अपन 3 टुकड़े करेंगे। अब्राहम लिंकन साहब ने जो परिभाषा दी थी वो जनता का शासन, जनता द्वारा शासन और जनता के लिए शासन कहलाता है। अब हम इसको लोकतंत्र की परिभाषा को माननीय अब्राहम लिंकन महोदय ने जो परिभाषा दी है उसको 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहला हमने विभाजित किया था जनता का शासन, दूसरा हमने विभाजित किया था जनता द्वारा शासन और तीसरा हमने विभाजित किया था जनता के लिए शासन। अब हम सबसे पहले आते हैं जनता का शासन। जनता का शासन में चाइना, जब भी चाइना भी ये बोलता है कि हमारे यहाँ भी लोकतंत्र है और चाइना उदाहरण देता है कि हमारे प्रतिनिधि का भी चुनाव होता है, तो यहाँ पर हमारा जो तर्क है, भारतीय जो राजनीतिक विद्वानों का जो तर्क है, भारतीय राजनीतिक विद्वान ये कहते हैं कि चाइना में जो लोकतंत्र है वो पूरा लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि चाइना में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे पार्टी एक्स हो, चाहे वाई हो या चाहे जेड हो, ये सभी पार्टियां कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित हैं और वहां पर जो भी प्रतिनिधि चुना जाएगा जनता द्वारा वह कम्युनिस्ट समर्थक प्रतिनिधि ही चुना जाएगा। लोकतंत्र की जो सही परिभाषा होती है, लोकतंत्र ये कहता है कि जनता के पास कई ऑप्शंस होने चाहिए। जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए कई ऑप्शंस होने चाहिए। जैसे भारत में कई पार्टियां हैं, मान लीजिए भारत में 5-6 प्रमुख पार्टियां हैं, जैसे मैं आपको नाम गिनाऊं। अभी जो सत्तारूढ़ है वो भारतीय जनता दल है, भारतीय राष्ट्रीय दूसरी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है। इसके अलावा भी कई अन्य छोटे छोटे दल हैं। जनता को पूरी तरीके से स्वतंत्रता है कि अगर आज वह भारतीय जनता पार्टी को उसने वोट किया है तो कल कांग्रेस को चुन सकती है। यदि कांग्रेस ने भी अच्छा काम नहीं किया तो वह समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या किसी अन्य दल को भी चुन सकती है। तो भारतीय राजनीतिक जो विद्वान हैं उनका कहना है कि जनता का शासन तब होगा जब जनता के पास विकल्प होंगे और विकल्प राजनीतिक दलों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। हर राजनीतिक दल की अपनी विचारधारा होती है
उसी विचारधारा का वो फॉलो करते हैं। अतः जनता के पास कई विकल्प हैं कि यदि हम बीजेपी ने अच्छे तरीके से शासन नहीं किया, जनता के हित में शासन नहीं किया, तो हम कांग्रेस को चुन लें, कांग्रेस ने शासन नहीं किया तो हम तीसरी अन्य किसी दल को चुन लें। इसे हम कहते हैं जनता का शासन, अर्थात एक व्यक्ति एक मत की संकल्पना के साथ आगे बढ़ना, अर्थात राजनीतिक समानता स्थापित करना। अब हम आते हैं जनता के शासन के बाद जनता द्वारा शासन। जनता द्वारा शासन दो प्रकार से होता है। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे फिर हम आगे चलेंगे। जनता द्वारा शासन दो प्रकार का होता है। पहला है सहभागी शासन और या प्रत्यक्ष शासन, और दूसरा है असहभागी शासन। इसी को अक्रिय शासन बोलते हैं, इसी को प्रतिनिधि लोकतंत्र बोलते हैं। हम पहला पढ़ते हैं सहभागी या प्रत्यक्ष शासन। सहभागी शासन को ही प्रत्यक्ष शासन बोलते हैं। यह इसमें जनता द्वारा नीति निर्माण में स्वयं या प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जाता है, इसी को सहभागी या प्रत्यक्ष शासन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको स्विट्जरलैंड बताया था। स्विट्जरलैंड पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है वहाँ जनता नीति निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग के माध्यम से भागीदार होती है। और दूसरा, मैंने आपको कुछ संक्षिप्त रूप में या कुछ छोटे मोटे संशोधन के साथ मैंने आपको ब्रिटेन की ब्रेग्जिट डील के बारे में बताया था। ब्रेग्जिट डील, जो ब्रिटेन जो देश है वो वहाँ पर यूरोपीय मुद्रा चलती है, 28 देशों की यूरोपीय मुद्रा है। तो पिछले समय ब्रिटेन की जनता से पूछा गया था कि आप यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहते हैं कि नहीं, तो उन्होंने विपक्ष में शामिल होने के लिए अपना मत दिया। इसलिए संक्षिप्त रूप में ब्रेग्जिट डील के संबंध में ब्रिटेन को शामिल किया जाता है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सहभागी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश का उदाहरण है, तो आप सिर्फ स्विट्जरलैंड को टिक करेंगे। यदि स्विट्जरलैंड ऑप्शन में ना हो तो ब्रिटेन ऑप्शन में होगा, परंतु ब्रिटेन कुछ संशोधनों के साथ पूरी तरीके से सहभागी लोकतंत्र या प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं होगा। हम जनता द्वारा शासन का दूसरा रूप पढ़ते हैं, वो है प्रतिनिधि लोकतंत्र या अक्रिय लोकतंत्र या असहभागी लोकतंत्र। यह जो प्रक्रिया है विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में पाई जाती है। यह जो प्रक्रिया है इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और प्रतिनिधि नीति निर्माण में भाग लेते हैं, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, असहभागी लोकतंत्र या अक्रिय लोकतंत्र कहते हैं। आप इसको भारत में देखिए। भारत में हम अपने सांसदों और विधायकों के लिए वोटिंग करते हैं और वो जो सांसद और विधायक हैं वो विधानसभा या लोकसभा में जो पॉलिसी बनती है, नीतियां बनती हैं, उसमें भाग लेते हैं। इस तरह से हमारा अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर भाग होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। इसी को हम प्रतिनिधि या सहभागी या अक्रिय लोकतंत्र कहते हैं। उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र को हमने 3 रूपों में जाना है। पहला है जनता का शासन। जनता के शासन में मैंने आपको उदाहरण से समझाया था कि भारत में कई पार्टियां हैं, कई विचारधारा को फॉलो करती हैं और जनता के लिए कई ऑप्शंस हैं कि इस पार्टी को ना चुने दूसरी पार्टी को चुन लें। इसको कहते हैं जनता का शासन। जनता का शासन क्यों? एक व्यक्ति एक मत की संकल्पना है, अर्थात राजनीतिक समानता है। मैंने चाइना के बताया था कि चाइना में क्यों लोकतंत्र नहीं है या है। दूसरा, जनता द्वारा शासन समझा था। जनता द्वारा शासन मैंने आपको 2 रूपों में बताया था। सहभागी लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे निर्णय निर्माण में भागीदार होती है। दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या सहभागी लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे निर्णय निर्माण में भाग ना लेती हुई अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्णय में भाग लेती है। अब तीसरा हम पढ़ते हैं जनता के लिए शासन। जनता के लिए शासन को हम मोटे रूप से 2 भागों में बांटते हैं, एक विकास प्रक्रियाओं में और दूसरा सुरक्षा में, सिक्योरिटी में। विकास प्रक्रियाओं से अर्थ होता है कि भौतिक अवसंरचना का विकास। भौतिक अवसंरचना का विकास मान लीजिए भारत देश में ही ले लें, विकास से शब्द लें तो भौतिक अवसंरचना जैसे कि परिवहन,
परिवहन ट्रांसपोर्ट में सड़कों का अच्छी तरह से सड़कों का निर्माण करना, रेलवे ट्रैक का अच्छी तरीके से विकास बिछा होना। दूसरा, आवास, गरीबों को आवास बनाना, आईटी सेक्टर का विकास करना, और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार प्रदान करना। और दूसरा, सामाजिक अवसंरचना का विकास करना, जैसे शिक्षा व स्वास्थ्य का विकास करना। ये विकास की चीजें होती हैं और ये हर लोकतांत्रिक देश करता है, भारत भी यह करता आया है। दूसरा हम पढ़ते हैं सुरक्षा, मतलब जो देश होता है जनता के लिए शासन में देश की जनता को सुरक्षा प्रदान की जाती है। वह सुरक्षा चाहे आर्थिक रूप से सुरक्षा हो, चाहे वह सुरक्षा भूख के प्रति हो, चाहे वह गरीबी के प्रति हो, चाहे वह शारीरिक सुरक्षा या दैहिक सुरक्षा हो, इसको हम जनता के लिए शासन कहते हैं। हमने लोकतंत्र को पढ़ा, हमने लोकतंत्र के प्रकार को पढ़ा। अब हम राज्य के प्रकार की बात करिए। अब हम आते हैं लोकतंत्र के प्रकार कि लोकतंत्र कितने प्रकार का है। तो मैं आपको ये बता दूं कि लोकतंत्र जो है एकेडमिक आधार पर दो प्रकार का होता है। पहला शक्ति विभाजन के आधार पर लोकतंत्र, और दूसरा है संस्थाओं के आधार पर। शक्ति विभाजन के आधार पर जो लोकतंत्र होता है वो भी दो प्रकार का होता है, संघात्मक शासन व्यवस्था और दूसरा है एकात्मक व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था। यानी शक्ति विभाजन के आधार पर भी लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था। संस्थाओं के आधार पर दूसरा प्रकार लोकतंत्र संस्थाओं के आधार पर है। संस्थाओं के आधार पर भी लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, अध्यक्षीय शासन और दूसरा है संसदीय शासन। ये हम पिछले लेक्चर में थोड़ा रिवाइज था, अब हम आगे बढ़ेंगे। और लक्ष्मण जी से कहूँगा कि अब वो पीपीटी लगा है और पीपीटी 5 सीधा पीपीटी 5 पर आए और हम इसको आगे करें। लक्ष्मण कृपया पीपीटी लगाइए। जब तक लक्ष्मण जी पीपीटी लगा रहे हैं तब तक हम इसको समझते हैं। अब हमें लोकतंत्र के प्रकार जो मैंने बताया, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। पहला बताया था शक्ति विभाजन के आधार पर, दूसरा बताया था संस्थाओं के आधार पर। शक्ति विभाजन के आधार पर हम सबसे पहले लोकतंत्र को पढ़ेंगे, और शक्ति विभाजन के आधार पर दो शक्ति विभाजन है, संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था। अब हम संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरल सिस्टम के जो लक्षण देखेंगे कि संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था का एक आदर्श उदाहरण यूएसए अमेरिका है। लक्ष्मण जी आप पीपीटी लगाइए प्लीज। संघात्मक शासन व्यवस्था का एक आदर्श उदाहरण यूएसए अमेरिका है। अमेरिका में 4 जुलाई 1776 को, अमेरिका में 4 जुलाई, पीपीटी 5 लगाइए सीधा। आगे बढ़ते जाइए, इसके जस्ट बाद वाली पीपीटी आवते मेसेज आवतो हां वो आग शिक्षक वाणिज्य कोर हां पछ लक्ष्मण जी पीपीटी 5 लगाइए, 5 ये 7 है। हाँ बस यही वाली पीपीटी है। देखिए हम लोकतंत्र के प्रकार में पढ़ रहे हैं और लोकतंत्र के प्रकार में शक्ति विभाजन के आधार पर पढ़ रहे हैं, और शक्ति विभाजन के आधार पर पहला लोकतंत्र का प्रकार हम पढ़ रहे हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था फेडरल सिस्टम बोलते हैं इसको, और यह अमेरिका में पाया जाता है। अमेरिका में 4 जुलाई 1776 की क्रांति जब सफल हुई तो वहां पर 13 देशों ने मिलकर एक संघ बनाया। इसलिए मैंने फर्स्ट इसका लिखा है, फर्स्ट कैरेक्टर लिखा है द 13 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 4 जुलाई 1776। संघात्मक शासन व्यवस्था में
संघ और राज्य। संघ के लिए जो संघ और राज्य में विभाजित है, संघ के लिए कानून बनाने के कुछ विषय हैं, संघ में कानून बनाने के ही कुछ विषय हैं, बाकी के अधिकांश विषय या शेष सभी विषय राज्य सूची पर हैं, कानून बनाने की शक्ति है। अर्थात कानून बनाने के लिए कुछ ही विषय संघ के पास है और शेष विषय राज्य के पास होते हैं। यह संघात्मक व्यवस्था का पहला लक्षण है। दूसरा, थोड़ा पीपीटी ऊपर कीजिए लक्ष्मी। संविधान लिखित होता है, संघात्मक व्यवस्था में संविधान लिखित होता है। संविधान लिखित होता है, संविधान लिखित होने पर संघ सूची के विषय पर संघ कानून बनाता है और राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाता है। तीसरा, अवशिष्ट विषय रेसिड्यूरी विषय पर कानून राज्य बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रमुख अंतर है कि जो जहाँ पर संघात्मक शासन होता है वहाँ राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाते हैं, और जहाँ संसदीय शासन होता है वहाँ राज्य सूची के विषय पर संघ कानून बनाता है। परंतु यहाँ हम संघात्मक व्यवस्था पढ़ रहे हैं। संघात्मक व्यवस्था का तीसरा लक्षण है कि अवशिष्ट विषय पर राज्य कानून बनाते हैं। चौथा है सर्वोच्च न्यायालय या राज्य न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है संघ और राज्य के विवादों को सुलझाता है, और राज्य न्यायालय जो होता है राज्य के आपस के विवादों को सुलझाता है। सर्वोच्च न्यायालय संघ और राज्य के विवादों को सुलझाता है और राज्य न्यायालय राज्य के विवादों को सुलझाता है। पांचवा, संघ के स्तर पर द्विसदनीय, संघ के स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था होती है। आवाज का मैटर शायद फिर से हो रहा है लक्ष्मण जी, आवाज साफ नहीं आ रही क्या आप लोगों को मेरी? हेलो, अटक रही सर जी, अटक रही है। हाँ। अब आ रही आवाज? यस सर। जी सर जी आ रही। चलिए ठीक है। जो संघात्मक शासन व्यवस्था में द्विसदनीय व्यवस्था होती है, हालांकि एकात्मक व्यवस्था वाले में या संसदीय शासन में भी द्विसदनीय होती है, परंतु हम यहाँ पर संघात्मक व्यवस्था को पढ़ रहे हैं। द्विसदनीय व्यवस्था में जो निम्न सदन या लोकप्रिय सदन होता है वहाँ जनता का प्रतिनिधि होता है। जैसे कि भारत में यदि हम उदाहरण लें, लोकसभा में जनता का प्रतिनिधि होता है, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है। वहीं उच्च सदन जैसे राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधि होता है, अर्थात जो यहाँ पर जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करती है, राज्य की विधायकगण अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, इसलिए राज्य का प्रतिनिधि बोला जाता है। छठवां है दोहरी नागरिकता। यहाँ पर एक संघ की नागरिकता होती है, एक राज्य की नागरिकता होती है, यहाँ दोहरी नागरिकता कहा जाता है। ये जो हम वर्णन जो कर रहे हैं संघात्मक व्यवस्था, यहाँ जो वर्णन मैं कर रहा हूँ वो यूएसए की व्यवस्था का वर्णन कर रहा हूँ, इसलिए हम संघात्मक लक्षणों को पढ़ रहे हैं। अर्थात संघात्मक लक्षण की जो जननी है वो यूएसए है, हम उसको पढ़ रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूं कि संघात्मक शासन व्यवस्था में संघ को कुछ कानून बनाने के लिए कुछ शक्तियां प्राप्त होती है, परंतु से सभी कानून राज्य होता है। संविधान लिखित होता है, उसमें दो सूचियां होती है, संघ सूची और राज्य। संघ सूची के विषय पर संघ कानून बनाएगा, राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाएगा। अवशिष्ट विषय रेसिड्यूरी विषय पर कानून राज्य बनाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और राज्य न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय संघ और राज्य के विवाद को सुलझाता है, जबकि राज्य न्यायालय राज्य के विवाद को सुलझाता है। संघ के स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था होती है, निम्न या लोकप्रिय सदन होता है जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करता है, और उच्च सदन जो है राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, और दोहरी नागरिकता यहाँ पाई जाती है। अब हम आते हैं
एकात्मक शासन व्यवस्था। अब हम एकात्मक शासन व्यवस्था की ओर आते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था में जो लक्षण है या जो भी लक्षण है एकात्मक शासन व्यवस्था के, पहले तो मैं बता दूं एकात्मक शासन व्यवस्था उदाहरण है इंग्लैंड का। पहला लक्षण एकात्मक शासन व्यवस्था में राज्य हो सकते हैं। एक लक्षण तो यह राज्य हो सकते हैं, मैंने हो सकते का प्रयोग किया है, राज्य होंगे ये शब्द नहीं प्रयोग किया, अतः राज्य हो सकते हैं। दूसरा, एक ही सरकार होगी अर्थात राष्ट्रीय सरकार होगी और कानून सभी राज्यों पर लागू होंगे। एकात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रीय सरकार होती है वहाँ, और राष्ट्रीय सरकार के जो कानून हैं वो सभी राज्यों पर लागू किए जाते हैं। तीसरा, अलिखित संविधान होगा, जैसे कि इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान है। यहाँ पर अलिखित संविधान को सिर्फ हम इंग्लैंड के माध्यम से देख रहे हैं और इंग्लैंड एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है, इसलिए हम यहाँ पर इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। दूसरा, अवशिष्ट विषय, जितने भी अवशिष्ट विषय होंगे वो संघ के पास होंगे, ना कि राज्य के पास। संघात्मक शासन व्यवस्था में जो अवशिष्ट विषय हैं राज्य के पास होते हैं, वहीं एकात्मक शासन व्यवस्था में अवशिष्ट विषय संघ के पास होते हैं। पांचवा है एकल नागरिकता। नागरिकता एकल होगी अर्थात वह देश का नागरिक होगा, ना कि राज्य का नागरिक। अतः एकल नागरिकता का व्यवस्था की गई। वहीं यहाँ पर द्विसदनीय शासन व्यवस्था होगी एकात्मक शासन में। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दीजिए मुदल्ला जी पीपीटी को, और पीपीटी को थोड़ा सा ऊपर कीजिए। हाँ, सदन द्विसदनीय होंगे, जैसे इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये दो सदन होते हैं इंग्लैंड में। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन से संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण नहीं है, तो आप बता दोगे ऑप्शन समझ के ये नहीं है। आपसे क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सा एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है, तो इन 6 लक्षणों में से कोई एक लक्षण दिया। चलिए स्लाइड्स को ऊपर कीजिए। अब हम अभी हमने जो पढ़ा है वो शक्ति विभाजन के आधार पर लोकतंत्र का प्रकार पढ़ा है। शक्ति विभाजन के आधार पर लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था। अब हम पढ़ते हैं संस्थाओं के आधार पर लोकतंत्र के प्रकार। संस्थाओं के आधार पर भी लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और दूसरा है संसदीय शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का जो एग्जाम्पल हम यूएसए को देखते हैं, यूएसए की एग्जाम्पल होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण क्या है? सबसे पहला लक्षण है राज्य या देश का प्रमुख और सरकार का प्रमुख। देखिए दो चीजें हैं यहाँ पर, राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है अर्थात राष्ट्रपति। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का सबसे पहला लक्षण है कि राज्य या सरकार का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। दूसरा है विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग होती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका अलग होती है, कार्यपालिका अलग होती है और दोनों के इलेक्शन भी अलग अलग होते हैं। अब देखिए मैं आपसे कहूं कि जो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था का एग्जाम्पल है कि पहले विधायिका के सदस्य चुने जाते हैं और उन विधायकों में से ही मंत्री को चुन लिया जाता है जिसे कार्यपालिका कहते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह विधायिका का सदस्य हो ना हो, मंत्री बना सकता है, मंत्री बना सकता है। तीसरा जो लक्षण है वो है कार्यपालिका स्वतंत्र होती है
अर्थात अपनी पसंद के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। कार्यपालिका किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकती है, परंतु संसदीय शासन में ऐसा नहीं। अभी हम जब संसदीय शासन पढ़ेंगे तब उसको हम समझेंगे। अर्थात कार्यपालिका स्वतंत्र होती है, अर्थात यहाँ विशेषज्ञता को प्रधानता मिलती है। अर्थात कोई व्यक्ति यदि वित्त के बारे में अच्छा जानकार है तो यहाँ उसे वित्त मंत्री बनाया जा सकता है। चौथा जो है वो है कार्यकाल एक निश्चित होता है, यानी इस कार्यकाल के पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। यहाँ कार्यकाल का अर्थ, जैसे राष्ट्रपति को तो महाभियोग की प्रक्रिया से हटा सकते हैं, पर वहाँ जो मंत्री हैं उनको भी महाभियोग को छोड़कर या कोई ऐसा अपराध ना किया हो उसको छोड़कर उन्हें निश्चित कार्यकाल 4 वर्ष का है तो 4 वर्ष के पूर्व नहीं हटा पाएंगे। और कार्यपालिका के पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर में पहला है अत्यंतिक वीटो, दूसरा है विशेषित वीटो, तीसरा निलंबनकारी वीटो और चौथा जेबी वीटो। इन वीटो को जब हम समय आएगा तो बढ़िया अच्छे से देखेंगे, अभी सिर्फ आप नाम सुन लें। मैंने आपको जो बताया है वो है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण बताए हैं। तो पहला अगर आपसे पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण हैं, तो पहला लक्षण मैंने आपको बताया था, देश और सरकार का प्रमुख एक ही व्यक्ति अर्थात राष्ट्रपति होता है। दूसरा मैंने बताया था विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग होती हैं। तीसरा बताया था कार्यपालिका स्वतंत्र होती है। और चौथा बताया था कार्यकाल निश्चित होता है। और पांचवा बताया था वीटो पावर। ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण हैं। अब हम आते हैं संसदीय शासन व्यवस्था। लक्ष्मण जी स्लाइड को ऊपर कीजिए। लक्ष्मण जी पीपीटी को ऊपर कीजिए। हाँ, संसदीय शासन व्यवस्था देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था में देश और राज्य का प्रमुख, संसदीय शासन व्यवस्था में देश या राज्य का प्रमुख अलग होता है और सरकार का प्रमुख अलग होता है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में मैंने देश और राज्य का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में देश या राज्य का प्रमुख राजा या रानी या राष्ट्रपति होते हैं और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राजा या रानी जो है नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, इसे डी ज्यूर कहते हैं इंग्लिश में। इस कार्यपालिका को, नाम मात्र की कार्यपालिका को डी ज्यूर कहते हैं। लक्ष्मण जी पीपीटी लगाइए। डी ज्यूर कहते हैं। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था में देश या राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति या राजा रानी होते हैं और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद होती है, जो इसको नाम मात्र की कार्यपालिका कहते हैं। जो राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका कहते हैं। इसे इंग्लिश में एक शब्द आता है, उसे डी ज्यूर कहते हैं, DGJURE। और दूसरी तरफ वास्तविक कार्यपालिका होती है, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, उसे डी फैक्टो बोलते हैं। इंग्लिश का याद रखना, डी फैक्टो और डी ज्यूर याद रखना। डी ज्यूर होता है नाम मात्र की कार्यपालिका और डी फैक्टो होता है वास्तविक कार्यपालिका। अर्थात देश और राज्य का प्रमुख यहाँ अलग अलग होता है। दूसरा इसका जो उदाहरण है, थोड़ा पीपीटी आगे कीजिए लक्ष्मण जी। दूसरा उदाहरण है, विधायिका में से ही कार्यपालिका का चुनाव किया जाता है। लक्ष्मण जी थोड़ा सी पीपीटी को ऊपर कीजिए। विधायिका में से ही कार्यपालिका का चुनाव किया जाता है। जैसे विधायिका में क्या होता है, संसद का चुनाव होता है। संसद चुनाव जो दल बहुमत में होता है, जैसे भारत में क्या है, 543 सांसदों में से यदि 273 सांसद किसी दल को मिल गए तो वह गठन करता है कार्यपालिका का। कार्यपालिका यानी मंत्रियों का गठन करता है। अर्थात संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका में से ही कार्यपालिका का गठन होता है
जबकि अध्यक्षीय शासन में विधायिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग होती हैं। वहां पर किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, वहां पर विशेषज्ञता को महत्व दिया जाता है। लक्ष्मण जी पीपीटी लगाइए। तीसरा जो संसदीय शासन व्यवस्था का उदाहरण है वो है कि संसदीय शासन व्यवस्था में भी किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, परंतु 6 मास के भीतर उसे किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। मतलब वहां पर भी किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, परंतु यह नियम नहीं है कि 6 माह तक रहेगा। यहाँ पर भी किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकते हैं, परंतु 6 माह के अंदर सदन की सदस्यता लेनी होगी, अर्थात जवाबदेहिता निश्चित की जाती है। यहाँ जवाबदेही का सिद्धांत होता है, वहाँ विशेषज्ञता का सिद्धांत होता है। चौथा है अविश्वास प्रस्ताव। यहाँ पर सदन में कभी भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, अर्थात यह मंत्रिपरिषद को उत्तरदायी बनाती है, जो कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है। ये आज का लेक्चर था। आज हमने जो मुख्य रूप से पढ़ा है, हटा दीजिए पीपीटी लक्ष्मण। आज हमने विशेष रूप से आज हमारा जो लेक्चर हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले संडे से हम बाकायदा इकोलॉजी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर फिर से। आज हमने जो पढ़ा, पहले राज्य को समझा, फिर हमने राष्ट्र को समझा, फिर हमने राज्य के प्रकार को समझा, फिर हम पहुंचे लोकतंत्र के प्रकार पर। लोकतंत्र के प्रकार को हमने पढ़ा, 2 प्रकार के होते हैं, हमने दोनों के 2 प्रकार हैं उसको। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस करूंगा और आप लोगों को उसके आंसर देना है। मतलब एक तरह से इसका रिवाइज करूंगा कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। पहला विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन है कि राज्य में 4 तत्वों का होना आवश्यक है। पहला है निश्चित भूभाग, दूसरा है जनसंख्या और तीसरा है संप्रभुता। चौथा तत्व राज्य का कौन सा है, बताइए। बहुत बढ़िया, सरकार। चौथा तत्व राज्य का सरकार है। चलिए राष्ट्र के 4 प्रमुख तत्व हैं, बताते जाइए कौन कौन से। धर्म, ठीक है। जाति, ओके। सर आवाज नहीं आ रही। बहुत बढ़िया। अब राज्य के प्रकार मैंने बताया था कि राज्य 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार हैं राज्य के, फटाफट बताइए। लोकतंत्र, बहुत बढ़िया। सत्तावादी राज्य, सत्तावादी राज्य के कोई 2 प्रकार बताइए। सत्तावादी राज्य के 2 प्रकार बताइए, कोई भी प्रकार, सब प्रकार। राजतंत्र, बहुत बढ़िया। तुषार पवार जी
तेजस्वी, बहुत बढ़िया। राजतंत्र ठीक है, और कोई दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार थोड़ा सा बताइए। यही क्वेश्चंस आएंगे, घुमा फिरा के पूछे जाएंगे आपसे यूपीएससी में। एक तानाशाही है, तानाशाही, बहुत बढ़िया। और प्रकार कोई और बता सकता है? राजाशाही, ठीक है, ये हो गया है। चलिए, मिलिट्री शासन नहीं बताया आप लोगों ने, एक दल का शासन भी है इसका प्रकार। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि सहभागी लोकतंत्र क्या होता है, कोई बता पाएगा? लक्ष्मण जी माइक खोल दें इन लोगों के। नहीं सर जी। हाँ, सहभागी लोकतंत्र का एग्जाम्पल बताइए। सहभागी लोकतंत्र किस देश में पाया जाता है? स्विट्जरलैंड सर। वेरी गुड, स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। अगला बताइए लोग, असहभागी लोकतंत्र भारत में कौन सा लोकतंत्र है, सहभागी की असहभागी? भारत में कौन सा लोकतंत्र है, सहभागी लोकतंत्र की असहभागी लोकतंत्र? पता नहीं, आवाज आप लोगों को मेरी आवाज आ तो रही है? यस सर। हाँ आती है सर, आती है। आप लोग बताइए, अब आप कहोगे भारत में कौन सा लोकतंत्र, तो पढ़ा ही नहीं। बताइए भारत में कौन सा लोकतंत्र की प्रक्रिया है, सहभागी लोकतंत्र की असहभागी लोकतंत्र? सहभागी होंगी। सहभागी किसने बोला सहभागी? हाँ बहुत मैंने बोला देखिए, जनता अपने प्रतिनिधियों का जहां भी चुनाव करेगी, असहभागी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जनता जहां भी अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी और प्रतिनिधि नीति निर्माण में भाग लेंगे, वहां असहभागी लोकतंत्र होगा। संघात्मक शासन व्यवस्था के कोई दो लक्षण बताइए। आवाज नहीं आ रही सर बराबर। हेलो, संघात्मक शासन व्यवस्था, हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। हाँ अब आ रही सर। ये संघात्मक शासन व्यवस्था के कोई दो लक्षण बताइए मुझे। संघात्मक शासन, पता नहीं अच्छा, ये सर। बताइए, अवशिष्ट विषय में कानून कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा कि संघ बनाएगा? राज्य। वेरी गुड। एकात्मक शासन व्यवस्था के कोई दो लक्षण बताइए। राज्य हो सकते हैं। हाँ, एक और? एक ही सरकार होती है। बहुत बढ़िया। और कुछ बता सकते हैं? अलिखित संविधान होता है। बहुत बढ़िया। और आगे और बताइए, अब इतना बता दिया है तो। अवशिष्ट विषय पर कानून कौन बनाएगा यहाँ? संघात्मक
हाँ, क्या सर? अवशिष्ट विषय पर कानून कौन बनाएगा? संघात्मक व्यवस्था में तो संघ बनाती है अवशिष्ट विषय पर, एकात्मक व्यवस्था में कौन बनाएगा? राज्य। नहीं, यहाँ संघ बनाएगी, संघात्मक व्यवस्था में राज्य बनाएगी।